हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड आप सभी यहाँ पे इन क्लासेस के लिए एक्साइटेड भी होंगे। मैं यहाँ पे आपकी टीचर शिवांगी शर्मा आज आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम शुरुआत कर रहे हैं 11th के टर्म 2 रिवीजन के साथ। ये क्लासेस बेटा आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल हैं क्योंकि इन क्लासेस में हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर करेंगे। कहने का क्या मतलब है, कोई आपको बहुत सारे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। वी विल हैव लेस लेक्चर्स, वी विल हैव 2 or 3 लेक्चर्स एंड विल कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ये चैप्टर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड बड़ा ही इजी भी है, लेकिन न जाने क्यों हर साल बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मैम ये नहीं समझ में आता, हमें ये चीज समझ में नहीं आती। सो आज आपको इस चैप्टर की सारी क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और आपको हमेशा के लिए अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आपको एक बार और खुद से इंट्रोड्यूस कर दूं। नाम आप मेरा जान चुके हैं, शिवांगी शर्मा। मैं बेटा बायोलॉजी फैकल्टी, मैंने बीएससी ऑनर्स एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। आई एम नेट क्वालिफाइड और 6+ इयर्स एक्सपीरियंस है मेरे पास आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। कई सारे स्टूडेंट्स को 95 अबव नंबर में दिलवा चुकी हूं एंड 50+ स्टूडेंट्स नीट में टॉप जगह पे आज प्लेस्ड हैं। सो नाउ आई रियली वांट यू ऑल टू बी विद मी एंड आप में से वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जो बहुत बढ़िया अचीव करें। देखिए, मैंने बड़ी सिंपल सी चीज यहाँ पे लिखी है कि बायोलॉजी इज द ओनली साइंस वेयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मींस द सेम थिंग। ये इस चैप्टर के लिए है। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्यों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे एक जैसी बात है। मैथ्स में तो ये कितना अलग होता है। चलिए बेटा, इस चैप्टर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये चैप्टर इन द फॉलोइंग टॉपिक्स में डिवाइडेड है। चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स है। फर्स्ट, क्योंकि हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक सेल के अंदर न जाने क्या क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द सेल चैप्टर, बट अब इसमें डिवाइड कैसे होगा, इसके बहुत फेजेस हैं और एक प्रॉपर तरीके से होती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहां पे बेटा 2 फेजेस आते हैं मेजरली, जिसमें से एक आपका इंटरफेज है और दूसरा जब एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे। कुछ छोटे छोटे एडिशनल टॉपिक्स हैं जैसे कि चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स क्या होता है, जैसे आप कोई काम करते हो तो बीच बीच में चेक करते हो ना कि सारी चीजें अब तक सही हो गई कि नहीं। मैंने आपको बोला एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और उस पार्टी में आपने 3-4 बंदों को रखा हुआ है, भाई तुम डेकोरेशन संभाल लेना, तुम केटरिंग संभाल लेना, तुम इनविटेशन संभाल लेना। तो एक बंदा होता है ना जो चेक करता है, ये सब आ गया, ये हो गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। चेक की जाती है कि अब तक जो चीजें हो रही हैं क्या वो सही से हुई हैं। एंड देन एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स, सेल साइकिल सेल डिवीजन को रोकने वाली चीजें। मेरी मर्जी है, मैं रोक सकती हूं किसी सेल को डिवाइड होने से, कैसे ये हम देखेंगे। देन बेटा विल डू सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की। नाउ आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को हाफ पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, we'll do the basic introduction। कुछ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्या मतलब है इन चीजों का। We will do phases of cell cycle, significance of cell division। हम यहाँ पे आज इंटरफेस को कंप्लीट करेंगे एंड माइटोसिस को। एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका मेजॉरिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। खूब सारे नंबर यहां से बटोर करके जाओगे। चलिए लेट्स सी। ये देखो भाई, ये कैसे सेल डिवाइड हो रहा है और ये कैसे शॉक हो रही है कि भाई चल क्या रहा है इसके अंदर। सेल सिंपल सा दिख गया मुझे, 1 से 2 हो गया, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता। ये 1 से 2 जो हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे स्टार्टिंग से, इन भाई साहब से।
कौन है ये, कौन बताएगा? सभी ने सेल थ्योरी तो पढ़ी होगी क्लास 9th में, और सेल थ्योरी में एक चीज यू मस्ट हैव स्टडीड, 3 साइंटिस्ट के नाम, श्लीडन, श्वान और रुडोल्फ वर्चाउ। सेल थ्योरी में कहा गया था कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड एक भाई साहब थे हमारे, वेरी इंटेलिजेंट, रुडोल्फ वर्चाउ। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, श्लीडन एंड श्वान में एक बहस सी छिड़ी। एक कहते थे कि भाई सेल ना रैंडमली कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन श्वान कहते थे नहीं भाई, ऐसे ही कहीं से नहीं आते, कोई तरीका होता है भाई, कहीं से तो आते होंगे। एंड देन दिस मैन, इन्होंने बताया कि सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। अब इसका क्या मतलब है? भाई सेल अपने पहले ही सेलों से आता है। हम लोग अपनी एक पीढ़ी चली आ रही है ना, दादा परदादा की पीढ़ी चलती आ रही है, तो हम लोग उसी पीढ़ी से आ रहे हैं। तो यहां पे रुडोल्फ वर्चाउ ने कहा कि सेल भी पुराने ही किसी सेल से आ रहा है। एक जब नया नया सेल पैदा होता है तो वो डिवाइड होता है, और वो डिवाइड होते ही दूसरे नए सेल को जन्म देता है। सिंपल सी बात है ना। हम एक जाइगोट थे एक सेल के, और आज हम इतने सारे सेल्स में हैं। वी हैव मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। वो एक सेल से शुरुआत हुई थी। स्पर्म आता है फादर का, मदर का एग आता है, फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। दैट वन सेल डिवाइड्स एंड गिव टू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। तो एक सेल दूसरे सेल को जन्म देता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हम सेल की रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। कह सकती हूं ना भाई, हम तो यहां पे सेल की रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर बेटा मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, अमीबा की बात कर लेते हैं, तो अमीबा में क्या होता है? एक अमीबा 2 न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। यस और नो? नए अमीबा ऐसे ही तो आते हैं। एंड अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं, लेट्स से ह्यूमंस की ही बात करते हैं, क्योंकि आज हम ह्यूमन से ही रिलेटेड में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी का एग्जांपल यूज करेंगे। तो हमारी एक सेल से, एक जाइगोट से कितने सारे सेल्स बनते हैं, और फिर वो टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम एंड द होल बॉडी। सो हाउ डज इट टेक्स प्लेस? और ये हो क्यों रहा है? तो यहां पे बात आता है कि व्हाई सेल डिवीजन, और आई कैन से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। क्यों हो रही है भाई सेल डिवीजन? कारण क्या है? किस लिए करना है? बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक जाइगोट से इतने सारे सेल्स आ गए। अब भाई आए तो इंसानों के सेल है ना, एक सेल से मल्टीपल सेल्स डिवाइड हुए, खूब सारे, लेकिन सब सेम सेल्स आए हैं। चलिए मुझे कोई चोट लग जाती है, हमें चोट लग जाती है, कुछ जल जाता है, कट जाता है, तो वो उभरने लगता है, घाव ऊपर उभरने लगता है, नए सेल्स आते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे सेल्स के बजाय लायन, चीता, चिंपांजी, एलिफेंट के सेल आ रहे हैं। अपने ही सेल आते हैं ना, हमारे ही तो सेल आते हैं। तो क्या सेल नए आ रहे हैं एक बेसिक सिमिलैरिटी को मेंटेन करने नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। सो आई कैन से एक बेसिक सिमिलैरिटी मेंटेन होती है सेल डिवीजन से। चलिए दूसरी चीज, घाव बना तो नए सेल्स तो आए, पुराने सेल्स मरते हैं तो नए सेल्स तो आते हैं। आप सोचिए पुराने सेल्स नहीं मर रहे, नए सेल्स आए जा रहे हैं, तो कितने ही सेल्स हो रहे होते। लेकिन यू मस्ट वंडर, हमारी बॉडी से सैकड़ों सेल झड़ते रहते हैं और नए भी आते रहते हैं। सो रिप्लेसमेंट होती है, सेल रिप्लेस होते हैं। पुराने, अगर सेल कोई खराब है उसका रिपेयरिंग होता है। तीसरी चीज मैंने क्या कही थी?
जाइगोट से खूब सारे सेल्स आए और एक ह्यूमन बन गया। सो अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इनके अंदर ग्रोथ होती है ना सेल डिवीजन से। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड होता है। देन बच्चे, हम अगर यूनिसेलर की बात करें, एक अमीबा जैसे ही डिवाइड हुआ 2 अमीबा बन गए, तो अमीबा ने तो रिप्रोडक्शन कर दी, बाइनरी फिजन कर दिया। सो अगर मैं यूनिसेलुलर के केस में बात करूं तो ये सेल्स तो रिप्रोड्यूस कर जा रही हैं, तो रिप्रोडक्शन भी हो रही है सेल डिवीजन में। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मैं उसको अमर कह सकती हूँ, इमॉर्टल कह सकती हूँ ना? भाई इमॉर्टल से वशमतामा और हनुमान जी नहीं है। एक्चुअली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ मरे, वो बड़े हुए, डिवाइड हुए और उनके अंश आगे बढ़े, उसी में से तो 2 टुकड़े निकले, तो दे डू नॉट डाई, है ना? दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड द थिंग इज व्हेन दे डिवाइड दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब बेटा कोई सेल रिप्रोड्यूस करता है तो हम कहते हैं एक सेल ने लेट्स सपोज 2 सेल्स बनाए, तो हम इसे डॉटर सेल्स कह देते हैं। हम इसको डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि आगे जाकर के यही तो दोबारा डिवाइड होंगे। लड़कियां फीमेल्स ही तो नया जन्म देती हैं, तो इसलिए डॉटर सेल्स कह देते हैं। ठीक है, अब अगर रिप्रोडक्शन पे आ ही गए हैं तो बच्चे a very particular type of cell division takes place गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनते हैं और गैमीट की फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन होता है। So these are the significance of cell division. Alright, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एज इट इज उठाइए मैंने एनसीईआरटी की लाइन, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। सो देखिए बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड दीज लाइन। अब जब कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो होता क्या है भाई, एक से जब 9 नए सेल्स आए तो जो एक सेल में होगा वो सारी चीजें उन दोनों सेल में भी तो होंगी, नेचुरल सी बात है। और अच्छा ऐसा तो नहीं होगा कि एक सेल आया और उसने क्या किया, आधा और आधा 2 दे दिए, तो वो तो छोटे हो जाएंगे और उनमें से तो वे और छोटे होते रहेंगे और छोटे गायब, ऐसा तो नहीं होता। एक सेल से सेम सेल आते हैं, सिमिलैरिटी मेंटेन रहती है, तो यानी कि सेल के अंदर की चीजें डबल होती होंगी। जैसे लेट्स सपोज आई हैव 10 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर आस्किंग मैम नोट्स दे दो यार, इसके नोट्स दे दो, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी ये लो, आधा लो तुम ले लो, एक पेपर तुम ले लो, एक पेपर तुम रख लो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है, पर्चियां थोड़ी बांटी है मैंने कि थोड़ा तू पढ़ के जा, थोड़ा ये पढ़ के जा और बराबर मिल बाटी में पेपर देंगे, ऐसा नहीं होता। आई विल डू फोटोस्टैट और फोटोस्टैट कराने के बाद मैं कॉपीज बना करके फिर सबको पूरे पूरे नोट्स दूंगी। यही तो हम सेल डिवीजन में भी कर रहे हैं, हम सेल के अंदर सारी चीजों को डबल कर रहे हैं, देन वी आर गिविंग इट। ऑलराइट, सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए रेप्लिकेशन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट बताती हूं बेटा हर चीज तो डीएनए ही है। मैंने एक सिंपल सा कह दी थी ऐसे ही लाइन कि हमारे जैसे ही सेल्स तो आते हैं, लेकिन वो सेल मेरे ही है, ये कौन डिसाइड करेगा? डीएनए डिसाइड करेगा। मेरी बॉडी का कोई भी सेल उखाड़ लो, हर सेल का डीएनए सेम होगा ना। मेरी बॉडी के कोई भी सेल्स में सारी इंफॉर्मेशन एक जैसे ही होंगी ना, तो नए सेल्स आते हैं उसमें भी वही इंफॉर्मेशन है, तो यानी वही डीएनए डबल होता है, फिर वो 2 सेल में बंटता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस और ऑब्वियसली सेल ग्रोथ भी होती है। अब देखिए ऑल दीज प्रोसेसेस, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, पहले तो सेल ग्रो किया, उसकी सारी चीजें डबल हुई, फिर वो एक्चुअली में डिवाइड हुआ, तो ये सारी चीजें बेटा एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, ताकि हम इंश्योर करें कि बिल्कुल सही तरीके से डिवीजन हो रही है एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी कंटेनिंग द इंटैक्ट जीनोम्स। मतलब एक ये सेल में ये जीनोम है, तो जब इसने 2 बनाए तो दोनों में पूरा पूरा जीनोम होगा। जीनोम इज द एंटायर जेनेटिक मटेरियल। तो मैं यहाँ पे बराबर
बराबर आधा आधा नहीं बांटूंगी, कंप्लीट दूंगी, ठीक है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, डीएनए डबल कर रहा है, synthesizes the other constituent of the cell, दूसरे चीजें बना रहा है। भाई बहुत सारी ऑर्गेनलीज भी तो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, ये सब भी तो बनाना है। Then divide into two daughter cell, this is a cell cycle, ये एक साइकिल है, जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। एक सेल बड़ा हुआ डिवाइड हुआ, दो बने, वो दोनों सेम वही फॉर्मेट अपनाएंगे। The events themselves is under genetic control. डीएनए यार बहुत तोड़ चीज है, हर चीज डीएनए पे डिपेंडेंट है। ये सारा कंट्रोल भी डीएनए के पास है, कब के सेल को डिवाइड होना है, रुकना है, सब कुछ है, ठीक है। चलिए नाउ इस सेल साइकिल में क्या क्या आता है दैट वी विल स्टडी, बट उसको स्टार्ट करने से पहले वी विल सी द बेसिस ऑफ सेल डिविजन। आई टोल्ड यू कि एक सेल के अंदर चीजें डबल होंगी तभी बेटा वो दो सेल में बराबर बराबर बटेगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती यही एक वो चीज है जो ट्रिगर कर रहा है सेल डिवीजन को, यही सेल डिवीजन करा रहा है। सो व्हाट इज द बेसिस? भाई हमारे पास पुराने कपड़े फट जाते हैं, जैसे मेरे साथ तो यही होता है भाई। अब मान लो कपड़े टाइट हो गए, आ ही नहीं रहे यार, पिछले साल जो शॉपिंग की थी अब नहीं आ रहे मुझे, तो फिर मैं जब तब जाकर के नए कपड़े खरीदूंगी या पतली हो जाऊंगी, जो दोनों में से जो आसान लगेगा उस टाइम वो कर लूंगी। लेकिन करते क्या है, एक बेसिस होता है, कोई ट्रिगर करती है चीज, ठीक है। सो बेसिस ऑफ सेल डिवीजन बच्चे, दिस इज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। What is this nucleocytoplasmic ratio? इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो। और किस चीज का रेशो? इनके वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये कंटेंट सेट रहता है। जैसे ह्यूमंस की अगर बात की जाए, हमारा जो सेल है, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम क्या है? डीएनए है। यस और नो? देखिए बेटा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आगे के लिए, कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये जो अंदर पड़ा है दिस इज द डीएनए। तो ये मैंने अभी कैसा बनाया है? ये मैंने क्रोमैटिन की फॉर्म में बनाया है। बच्चे ऐसे ही सेल डिवाइड नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता। एक लंबा धागे को मैं बराबर बराबर नहीं बांट सकती, ये थ्रेड लाइक की तरह नहीं बांट सकती। तो ये क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है और तब ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इन्हें मैंने कहा क्रोमोसोम। समझो, ये पैक हुआ, और पैकिंग में किसने मदद करी? आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, बाकी क्लास 12th में पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ नहीं है, जैसे डीएनए होता है, आपने पढ़ा है। डीएनए बेटा एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, और एक एसिडिक सब्सटेंस है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होते हैं और बेसिक होते हैं, तो उन्हें लपेट लेते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देती हूं, डीएनए इज नेगेटिव, हिस्टोन इज पॉजिटिव एंड बेसिक। तो ये उसे लपेट के पैक करके बढ़िया तैयार करके ऐसे बना देती है। सो हमारे ह्यूमंस के अंदर अगर मैंने बोला 46 क्रोमोसोम है, यानी कि इसका मतलब है कि 23 पेयर्स हैं। तो ये 23 पेयर्स कुछ इस तरीके से हैं। इस चीज को समझिएगा, आगे इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए यही बता रही हूं। सो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, या मैं बोलूंगी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। एक पेयर, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरीके से 23 पेयर होते हैं। एक हमें हमारी मम्मी से मिलता है और एक हमें हमारे पापा से मिलता है। सुनिए, हमें
हमारी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम ऐसा होगा, दो 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 की फॉर्म में होगा, ठीक है, और ये फिक्स्ड है। अगर किसी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये डबल हो गया, ये गड़बड़ा गया, डबल हो गया, तब इसको डिवाइड होना ही होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा तब इसको डिवाइड होना ही होगा। अगर साइटोप्लाज्म का कंटेंट ऑर्गेनेलीज डबल हुए तब इसे डिवाइड होना ही होगा। तो मैं कहूंगी अगर इस रेशियो में कोई डिस्टरबेंस आई, इट विल डिवाइड। एनिमल सेल में तो डिवाइड होता है, और अगर कुछ डिवीजन में गलती हो गई तो बीमारियां होती हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन बेसिकली 3 तरीके की होती है। माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस, ठीक है। एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम 2 पढ़ेंगे यहां पे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, माइटोसिस। बेटा ये माइटो का मतलब ना थ्रेड होता है, थ्रेड, और ऑसिस मतलब कोई स्टेज, तो इसका मतलब है कोई थ्रेड वाली स्टेज, ठीक है। अब ये थ्रेड क्या है? मैंने आपको कहा था ना, वो जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम बनाता है बेटा, इनमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये चीजें माइटोसिस में होती है। माइटोसिस का मतलब बच्चे सिंपल है, वन सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, उसे कहते हैं माइटोसिस। और इस माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम भी बनते हैं। यही मैंने कहा था, ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसे पैक होना होगा। और स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं। नाउ व्हाट आर दी स्पिंडल फाइबर्स? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है सेंट्रोसोम्स। ये बेटा वही है, उन्हीं से बनता है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब देखो इसकी जरूरत कहां से आई। सो मान लीजिए अब ये वाली कहानी को इलैबोरेट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरी मम्मी है भाई, और ये बेटा पापा है, ठीक है, मम्मी और पापा। तो मम्मी के पास भी 46 क्रोमोसोम, पापा के पास भी 46 क्रोमोसोम, ठीक है। मम्मी को नए नए सेल्स आ रहे हैं, पापा के भी नए नए सेल्स आ रहे हैं। तो बेटा हमारे अंदर ये जो मदर है या फादर है, कोई भी, हमारी बॉडी में इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। जस्ट अभी हमने बात करी, ऐसे 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि डीएनए डबल होगा, तो ये डबल कैसे होगा? ये बेटा कुछ इस तरीके से बनेंगे, कुछ इस तरीके से। भाई ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3 ही है। हुआ क्या है, यहां पे डबल हो गया डीएनए, डीएनए डबल हो गया। अब आप बोलेंगे मैम क्रोमोसोम डबल हो गया, डीएनए क्यों बोल रहे हो? या आप बोलोगे हाँ मैम क्रोमोसोम डबल हो गया। नहीं बेटा, क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ। देखिए ये मेरे सिंगल सिंगल थे, इसको मैंने ऐसे ऐसे बना दिए। जो इसका बीच का पॉइंट है, आप पढ़ के आ चुके हो पिछले चैप्टर में, इसे तो हम सेंट्रोमियर कहते हैं। बेटा इसमें भी एक सेंट्रोमियर है, इसमें भी एक सेंट्रोमियर है, तो क्रोमोसोम एक ही है। लेकिन ये इसमें सिस्टर क्रोमैटिड आ गए, इसमें
सिस्टर क्रोमैटिड आ गया। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये स्पिंडल बताने के लिए। जब मैं एक सेल से 2 सेल बनाऊंगी तो दोनों में बराबर बराबर क्रोमोसोम बांटूंगी ना। अब जब ये क्रोमोसोम है तो ऐसे तो नहीं कर सकती, एक भेज दो उसमें, एक भेज दो उसमें, एक उसमें, ऐसे तो नहीं हो पाएगा खेल। और अगर मैं इसको ऐसे डबल करूंगी कि ये लो 4 बना दिए, तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो नहीं कर सकते, अलग अलग हो जाएगा मामला। तो ये बेटा ऐसे डबल हुए, और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं ना, ये इसको खींचेंगे। यहां बना करके दिखा रही हूं, देखिए बेटा, ये ऐसा है तो ये ऐसे खींचेगा इसको। कौन खींच रहा है? स्पिंडल। मैं अभी आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगी। तो ये स्पिंडल है जो इसको ऐसे खींचेगा ताकि ये ऐसे ऐसे हो जाएं और फिर ये बट जाएंगे। तो अब तक मुझे क्या समझ में आया? सुनो, अब तक मुझे ये समझ में आया कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स, तो वो इस तरीके से होते हैं। जब डीएनए डबल होता है तो वो इस तरीके से होता है। तो ये क्रोमोसोम तो उतने ही है, लेकिन बेटा मुझे अब 2 न्यूक्लियस में बांटने हैं, तो अब मुझे दोनों में अलग अलग क्रोमोसोम भेजने पड़ेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो इन दोनों को ऐसे खींचेगा, फिर हर सेल में ऐसी कंडीशन हो जाएगी, हर सेल में ऐसी कंडीशन हो जाएगी। सो अब यहां पे अगर मैं देखूंगी कि कैसी कंडीशन होगी बेटा, इसको यहां से हटा रही हूं, ठीक है, एंड यहां पे लिख रहे हैं ये सेपरेशन करेगी, ठीक है, ये सेपरेशन करेगी। अब देखिए, अब इन सेल का अंदर का सामान बनाएंगे भाई हम। देखिए बेटा, अब एक सेल में मान लीजिए ऐसा हिसाब किताब है, ठीक है, 2 ही हैं, 2 पेयर ही बनाए हैं मैंने। तो बेटा इसका डीएनए डबल होगा, ये ऐसे बनेंगे, ये डीएनए डबल हो गया। उसके बाद ये 2 सेल्स बनाएगा डॉटर सेल्स, उसमें फिर से यही वाली कंडीशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पिंडल ने इनको अलग किया, इसे अलग किया, इसे अलग किया, तो एक इसमें आया, एक इसमें आया, इसे अलग किया, इसे किया, इसमें आया, हो गया काम, हो गया हिसाब किताब, बन गए 2 सेल्स। तो यहां पे मैंने माइटोसिस में क्या देखा कि एक सेल से 2 सेल बने, एक सेल से 2 सेल बने। इस सेल में भी 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, यानी टोटल 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि बराबरी में बंटते हैं। ये बेटा सोमैटिक सेल्स में होते हैं। अब सोमैटिक सेल्स क्या हैं? हमारी पूरी बॉडी में 2 तरीके के सेल्स हैं, एक को कह दो जर्म सेल, एक को कह दो सोमैटिक सेल। जर्म सेल जो गैमीट बनाएंगे, बाकी सारे सेल सोमैटिक सेल्स, बालों के, हाथों के, बॉडी के, स्किन के, ऑर्गन्स के, सब आपके सोमैटिक सेल्स। ठीक है बच्चों, दिस इज माइटोसिस। एक बार इधर देखते हैं, इस वाली साइड को देखना, यहां पे मैं खड़ी हो रही हूं। एक सेल से 2 सेल बन गया, जैसा ये था ऐसे ही 2 बन गए, इसको बेटा कहा माइटोसिस। नाउ अदर जो हमने बात करी दैट वाज मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होगा? तो मान लीजिए बेटा ये है हमारी मम्मी और ये है हमारे पापा। मम्मी ने बनाया ओवम, पापा ने बनाया स्पर्म। मम्मी के पास 46 थे, पापा के पास भी 46 क्रोमोसोम है। हमें पता है कि ये फ्यूज करके जाइगोट ही तो बनाएगा, और जाइगोट बेटा फिर न्यू इंडिविजुअल में बदल जाएगा। तो ये जो जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल में जो सेल डिवीजन हो रही है, यहां पे हम माइटोसिस कहेंगे।
अब एक क्लीवेज भी होता है, वो बेटा अभी नहीं समझना, अभी माइटोसिस समझो। तो जाइगोट से जो खूब सारे सेल्स बने, दैट इज माइटोसिस। लेकिन ये चीज नोट करने वाली है, भाई ये भी तो इंसान थे और ये भी तो इंसान का ही बच्चा होएगा। अगर क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे तो ये तो कुछ और ही बन जाएगा, एलियन बन जाएगा। भाई अगर ह्यूमन के पास 46 है तो सारे ह्यूमंस के पास 46 है ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये 46 कैसे हुआ होगा? 23 यहां से आए होंगे, 23 यहां से आए होंगे। सो होता क्या है, गैमीट्स बनने के दौरान क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हाफ हो गए क्रोमोसोम, एंड दिस इज मियोसिस। अब ये कैसे होता है? यहां पे तो मैंने बोल दिया स्पिंडल खींच रहे हैं, यहां पे भी स्पिंडल होगा, यहां पे भी स्पिंडल होंगे, यहां पे भी क्रोमोसोम होगा। लेकिन होता क्या है, केवल मदर की 46 से 23 ही ओवम में जा रहे हैं, आधे जा रहे हैं। सो ये जो बच्चा है, मान लीजिए मम्मी के क्रोमोसोम कुछ ऐसे हैं, ठीक है, और पापा के क्रोमोसोम ये पीले रंग के बना देते हैं, तो बच्चे के पास बेटा ऐसा होगा, दोनों का एक एक मम्मी से, एक एक पापा से ऐसे आता है, एक मम्मी से एक पापा से, दूसरे क्रोमोसोम का एक मम्मी से एक पापा से। दिस इज मियोसिस। नाउ लुक एट हियर, मियोसिस में देखिए बेटा, ये एक सेल से बने दो, दो से बने चार, टोटल 4। तो यहां पे एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। अब ये कैसे बनेंगे, और ये रंग बिरंगे क्यों बन रहे थे, ये अलग अलग क्यों बन रहे हैं भाई? ये वेरिएशन का क्या पंगा है, ये आपको अगली क्लास में देखना पड़ेगा। आज हम माइटोसिस तक ही बनेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ये तो हो गई मेरी सिंपल चीज। एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें यहाँ पे सुनना है। पहली चीज, एनिमल्स के अंदर हमेशा माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड सेल्स में होता है। अब आपको पता लगेगा मैंने वो सारी कहानी क्यों बताई। बेटा डिप्लॉइड का मतलब है, इसको 2n से लिखते हैं, यानी ऐसे सेल्स जिसमें इस तरीके से हो, जिसमें पेयर्स में हो। हैप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं, मान लीजिए जिसमें ऐसा हो, 1 2 3, इसमें ये 1 ये 2, पेयर में इज डिप्लॉइड, हैप्लॉइड में इज सिंगल सिंगल। सो एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन जो माइटोसिस है बेटा, वो डिप्लॉइड सेल्स में ही दिखती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, हनी बी। आप जानते हैं बेटा हनी बी 3 तरीके की होती है, एक तो हो गई मेल और फीमेल। फीमेल में आधी होती है वर्कर हनी बी जो काम करती है, नेक्टर वेक्टर इकट्ठा करती है, और एक होती है क्वीन हनी बी जो बस आराम करती है और रिप्रोडक्शन करती है। तो क्वीन हनी बी जब अपने गैमीट्स बनाती है, मैं यहां पे लिख रही हूं बच्चे, क्वीन हनी बी डिप्लॉइड होती है। तो ये मियोसिस से हैप्लॉइड एग्स बनाती है। लेकिन बेटा जो मेल हनी बी होता है उसे हम ड्रोन कहते हैं, ठीक है। तो मेल हनी बी जो है उसे हम ड्रोन कहते हैं, वो हैप्लॉइड होती है। वो हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस से अपने अंडे बनाते, अपने स्पर्म्स बनाते हैं। अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे तो बताऊंगी। देखिए बेटा, आप एक बात बताओ, क्वीन हनी बी ने अगर एग्स बनाए, ठीक है, मेल हनी बी का स्पर्म आया होगा, फ्यूज करके डिप्लॉइड बन गया। फीमेल्स ही डिप्लॉइड होती हैं, फीमेल्स ही डिप्लॉइड होते हैं, मेल्स हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल ने मियोसिस से एग बनाए क्योंकि क्रोमोसोम को हाफ करना था। मेल है ही हैप्लॉइड, तो n/2 तो नहीं बनाएगा, ऑड में कभी भी माइटोसिस नहीं होगी, मतलब मियोसिस नहीं होगी, सॉरी बेटा, ऑड में कभी भी मियोसिस नहीं होगी, n से n/2 नहीं हो सकता।
तो हेप्लॉइड से हेप्लॉइड का एक ही चारा रह गया, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस को ही तो इक्वेशनल डिवीजन कहा। तो इस तरीके से बनते हैं ये। अब क्या होता है ना, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तब तो आपकी वर्कर हनी भी बनती है, क्योंकि डिप्लॉइड बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। तो क्या बोला मैंने, जब हेप्लॉइड एग्स हेप्लॉइड स्पर्म से फ्यूज करते हैं तो फीमेल हनी भी बनती है, क्योंकि फीमेल डिप्लॉइड होती है और ये सारी काम करने वाली बनती है, क्योंकि क्वीन भी एक ही रहेगी छत्ते में हमेशा। तो आप बोलोगे मैम ये कैसे बनेंगे मेल्स, स्पर्म से मेल्स कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि ये तो फ्यूजन कैसे करेंगे। तो मेल्स बेटा बिना फ्यूजन के बनते हैं। कुछ जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह गए, कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं फीमेल के, वो बेटा, अब एग्स तो हेप्लॉइड ही हैं, वो आपके मेल बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एक एक्सेप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आगे डिटेल में पढ़ते हैं हम क्लास 12th में, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, 2 चैप्टर में ये चीज हम पढ़ेंगे। चलिए, बाकी अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट सभी में माइटोसिस भी दिखाता है, मियोसिस में। आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, कोई हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हेप्लॉइड गैमीट्स जब बनेंगे हेप्लॉइड बॉडी से तो माइटोसिस से बनेंगे, एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉइड से बन रहे हैं तो वो मियोसिस से बनेंगे। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसको शॉर्ट में करेंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये पता होना चाहिए अगर कोई पूछ ले, क्योंकि मेरी क्लास में हर बच्चे को पता होना चाहिए मैम हर क्यों और क्या का आंसर। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड दोज थिंग विच आर लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन जानना है क्योंकि पता होना चाहिए। बेटा ए माइटोसिस, नाम से लग रहा है ए, माइटोसिस को कहा था थ्रेड वाली स्टेट, इसमें कोई थ्रेड की स्टेज नहीं आती, नो थ्रेड स्टेज। सो बच्चे, ना तो यहां पे कोई क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा और ना बेटा यहां पे कोई स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे थे, वो क्रोमोसोम्स को बराबरी में 2 सेल में बांट रहे थे, तो यहां पे क्या होगा, बराबर नहीं बटेगा। So in the case of amitosis, there is chances of unequal DNA distribution. चांसेस रहते हैं कि डीएनए बराबरी में नहीं बटा, सिंपल डिवाइड हो गया। तो होता क्या है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो बेटा ये सेल है, ये न्यूक्लियस में ऐसे कंस्ट्रिक्शन आएगी, कंस्ट्रिक्शन मतलब बीच में से दबने लगेगा, ये डिवाइड होने लगेगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होने लगेगा और फाइनली 2 सेल मिल जाएंगे। हो सकता है किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में बराबर गया हो। दिस इज एमाइटोसिस। ये कहां पे होती है, ये कुछ पुराने प्लांट सेल्स में होती है, ये बेटा जैसे कि पैरामीशियम में हो जाती है, ये बेटा कुछ बैक्टीरियाज में भी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे मूव करते हैं। नाउ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो अब तक हम जान रहे थे सेल में साइकिल क्यों जरूरी है, सेल कैसे डिवाइड होता है, हमने 3 तरीके देखे। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको हल्के में मत लेना, क्रोमैटिन क्रोमोसोम जान पूछ करके बताया है, क्योंकि बेटा यहीं पे बेटा बच्चा कंफ्यूज होता है एंड यहीं पे आप लोग घूम जाओगे कि कौन किधर जाएगा कौन किधर। आज ही पढ़ना है ना पूरा माइटोसिस, तो आज ही समझना था, बट अब ये किस किस स्टेज में बटा है, कैसे कैसे फेजेस में बटा है। तो पूरी सेल साइकिल बेटा एक साइकिल है, एक सेल शुरू हुआ, डिवाइड हुआ, ये 2 फेजेस में बटी हुई है। पूरी सेल साइकिल 2 फेजेस में बटी हुई है, ये वाली छोटी वाली, दिस इज द डिवाइडिंग फेज,
एंड ये वाली, ये यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बेटा, आपको मैं कहूं, आज ही आई हूं आपको पढ़ाने, अब मैं बोलूं अच्छा एक काम करो, कल मुझे पूरे चैप्टर का टेस्ट दे दो। आप बोलोगे यार मैम क्या बात कर दी आपने, पूरा चैप्टर पढ़ाया नहीं है, टेस्ट आप पहले ले रहे हो। भैया आप तैयारी करोगे ना, उसको पढ़ोगे, तैयारी करोगे, रिवाइज करोगे, तब आप एग्जाम में बैठोगे। तो सेल का भी यही हिसाब किताब है। सेल में एकदम से तो कोई चीज नहीं हो सकती, बड़ा हिसाब किताब होता है। इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सो सेल बेटा तैयारी करता है, सेल प्रिपेयर करता है। सेल को क्या क्या प्रिपेयर करना है? सेल के अंदर डीएनए है, उसको डबल करना है, ऑर्गेनेलेज है, उसको डबल करना है, बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत होगी जो उसको डबल करने में मदद कर रहा होगा। सेल को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, वो सब बनाना होगा। तो ये होता है प्रिपरेटरी फेज और इसे कहते हैं द इंटरफेस। इसे कहते हैं द इंटरफेस। और जैसा आपको यहां दिख रहा है, एक सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम तैयारी में लगता है। पूरा साल बच्चा नीट की तैयारी करता है, लेकिन पेपर वो कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। सो बेटा प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग, इट टेक्स द 95% ऑफ द सेल साइकिल। और जहां पे एक्चुअली में सेल डिवाइड कर रहा है, यहां पे आपको दो होते हुए दिखेंगे, इसे कहते हैं दी एम फेज और दी डिवाइडिंग फेज। इट टेक्स अराउंड 5% ऑफ द टाइम। ठीक है, चलिए अब लेट्स सपोज एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट अ ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल बेटा 24 घंटे में डिवाइड होता है। एक सेल 24 घंटे में 1 से 2 बनता है, तो 23 घंटे उसको इंटरफेज में लग जाते हैं और 1 घंटे में वो एक्चुअली डिवाइड करता है। अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट बच्चे 90 मिनट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं इकोलाई की बात करूं, वो 20 मिनट में डिवाइड होगा। हर सेल का अपना अपना फंडा है, चाहे वो कम समय में डिवाइड हो, चाहे वो ज्यादा समय में डिवाइड हो। लेकिन जब वो डिवाइड होता है, इट मेक श्योर कि 90%, 95% टाइम इट प्रिपेयर्स एंड ओनली 5% में इट एक्चुअली डिवाइड्स। ठीक है, अब ये फेजेस फर्दर अलग अलग फेज में डिवाइडेड हैं। सो देखिए, दिस इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं द G1 फेज, और इसको हम गैप 1 फेज भी कहते हैं और ग्रोथ फेज भी कहते हैं। एक होता है द S फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। देखेंगे क्या होगा इनमें। एक होता है द G2 फेज, which is the gap 2 or growth 2 phase. So interphase is divided into 3 phases. आपका the gap 1, then the synthesis 1 S phase, then beta G2. तो ये आपको पता होना चाहिए कि G1 के बाद S आता है, फिर G2। G1 के बाद G2 नहीं करना है, ठीक है। चलिए, then बच्चे यहां पे है the M phase. M phase is the actually dividing phase और ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। जब सेल डिवाइड होगा तो उसका क्या क्या डिवाइड होगा? एक तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। भाई मैंने कहा ना, दोनों सेल को दोनों में तो न्यूक्लियस भेजना है, तो एक में तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और एक में पूरा सेल डिवाइड होगा। सो एक होता है द साइटोकाइनेसिस और एक होता है द कैरियोकाइनेसिस। इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा। सो देखिए, लेट अस राइट इट हियर लाइक दिस। दिस इज, आई राइट विद ब्लू,
दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। नाम से पता लग रहा है मुझे, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, और ये फर्दर 4 चीजों में बटा है। ये हम पढ़ेंगे बच्चे आज ही की क्लास में। अभी यहां पे सिर्फ लिखेंगे एक द प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, PMAT. This is the karyokinesis where nucleus divides, and the other is cytokinesis where the cytoplasm divide. ठीक है, मैं इधर लिखूंगी कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म सेल, साइटो का मतलब सेल होता है भाई, इसमें फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, किसके बाद क्या होगा आएगा, दिस इज द सेल साइकिल। ऑलराइट, नाउ अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम इंटरफेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम एम फेस पढ़ेंगे। सो सबसे पहले बेटा बात करते हैं इंटरफेस की। तो बहुत इजी से मैं आपको इसके बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगी जो आपको पढ़ना है और एग्जाम में लिख करके आना है। कोई नीट ले लो, कोई बोर्ड एग्जाम ले लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं। दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं यहां से। चलिए देखते हैं। 3 फेजेस में हमने बांटा था, G1, S और G2 फेज में। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द G1 फेज। सो G1 फेज को ग्रोथ 1 और गैप 1 फेज भी कहा। ना यहां पे बच्चे बहुत क्या होगा, यहां पे सेल अभी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपका डीएनए डबल नहीं हुआ। याद है हमने लिखा था एस फेज को सिंथेसिस फेज। सो सिंथेसिस में एक्चुअली डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए डबल होता है। तो सिंपल सी बात है, डीएनए डबल होने से पहले जो जो चाहिए वो यहां पे होगा। डीएनए डबल होने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो यहां पे होगा, ठीक है। सो G1 फेज में क्या क्या होता है, सबसे पहले यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। कोई भी प्रोटीन चाहिए, कोई भी एंजाइम चाहिए, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए कोई एंजाइम चाहिए, उसकी सिंथेसिस होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बेटा सेल का साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी डिवाइड होने लगते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एटीपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेक्यूलियर पॉइंट। यहां पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, एंड यहां पे सेल ग्रो भी कर रहा है। भाई सेल ग्रो करेगा तभी तो डीएनए डिवाइड करेगा। डीएनए डिवाइड करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। डीएनए को डिवाइड करने के लिए मेहनत चाहिए, तो सेल ग्रो होगा, वो वाले एंजाइम बनाएगा, एटीपी बनाएगा, तब जाकर के डीएनए डबल होगा, ठीक है। सो दिस इज द G1 फेज एंड देन कम्स द S फेज। तो अब यहां पे मेरा क्या हुआ, S फेज की तैयारी हो गई। अब S फेज में क्या होना है बेटा, S फेज में डीएनए को डबल होना है। सो नाउ द S फेज। सो S फेज में एक्चुअली डीएनए डबल्स। नाउ यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बेटा डीएनए डबल हो रहा है, मतलब अगर कुछ ऐसा है तो ये खूब सारा हो गया। अगर मैंने कहा ये 2C है तो ये 4C हो गया, इट हैज बीन डबल्ड। नाउ अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, लेट्स सपोज इसमें 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये कैसे दिखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे। ये ऐसे दिखेंगे। कैसे दिखे, सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स आई हैं,
1 2, यहां पे भी इतने ही सेंट्रोमियर हैं. Yes or no? So if I say if there is 2 pair of chromosome, or I say there are 4 chromosome, then here also there are 4 chromosomes. So actually the DNA doubles. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्रोमोसोम remains same. क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर तो एक ही है ना. सेंट्रोमियर सेम है. ठीक है, चलिए. अब इसके अलावा क्या होगा भाई? डीएनए डबल हुआ है तो डीएनए को जो पैकिंग कर रहा होगा, जो उसको आगे पैक करेगा सेल डिवीजन के दौरान, तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी डबल होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यहां पे सेंट्रियोल्स डबल होंगे जिनको आगे स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, तो यहां पे सेंट्रियोल्स डबल होंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And finally, there comes the third phase, which is the G2 phase. Now, G2 phase में क्या होगा? कुछ ऑर्गेनेलीज डबल हो रहे थे, यहां पे all organelles will double. सारे ऑर्गेनेलीज डबल हो जाएंगे. Then बेटा कुछ और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो आगे के लिए चाहिए, और उनमें से क्वेश्चन आता है टिब्यूलिन. टिब्यूलिन फॉर्म्स. नाउ व्हाट इज टिब्यूलिन? जो हम बार बार कह रहे हैं ना, स्पिंडल स्पिंडल स्पिंडल, सेंट्रियोल बनाएगा स्पिंडल स्पिंडल, तो ये स्पिंडल किससे बना होता है? सेंट्रियोल से. सो ट्यूबुलिन फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं. ठीक है, चलिए. सो नाउ with this we are done with the interphase. फिर ये क्या है? the quiescent stage. अब मैं तुम्हें धोखा दे दूं कि G1 और S और G2 के बाद एक G0 फेज भी होता है, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए, पढ़ाई की चीज है. देखो कैसा लगेगा. देखिए बच्चे क्या होता है. we know there is a G1 phase, there is a S phase and there is a G2 phase. Now अगर मेरा कोई सेल डिवाइड नहीं होना चाहता है, जैसे सम हार्ट सेल्स, सारे हार्ट सेल नहीं बेटा, ये एक ही कुछ कैटेगरी है हार्ट सेल्स की, देन द नर्व सेल्स, कुछ मसल सेल्स, इफ देयर इज नो नीड ऑफ सेल डिविजन, अगर यहां पे सेल डिविजन नहीं चाहिए, सो दे विल नॉट डिवाइड, दे विल एग्जिट द सेल साइकिल. ये सेल साइकिल में आगे बढ़ेगा ही नहीं. और ये कहां से निकलेंगे? ये जीवन के बाद यहीं से निकल जाएंगे. सो आई कैन से जीवन इज द फेज विच डिसाइड्स कि उसको होना है कि नहीं होना, और G0 इज द फेज जहां से ये एग्जिट हो जाएगा सेल साइकिल में. दिस इज द क्यूसेंट स्टेज. ठीक है, दिस इज द क्यूसेंट स्टेज. चलिए नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं. ये एनसीईआरटी में दे गए हैं, जहां पे लिखा हुआ है इंटरफेस के बारे में, लेफ्ट एंड राइट पे यहाँ पे दिया है. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं तो मैं आपके लिए हूं. देखिए, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल थ्रू लाइफ? कैसे? बड़ा सिंपल है, सेल डिविजन से. हमेशा ग्रो करते हैं, तो हमने लिखा था सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, तो इसका आंसर तो ये हो गया. अगला क्वेश्चन, डू ऑल सेल्स इन प्लांट्स डिवाइड ऑल द टाइम? नो, ये पढ़ चुके हैं. ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड. यस और नो? सारे सेल्स थोड़ी डिवाइड करते हैं, केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? हमने देखा एनिमल्स में भी कुछ सेल डिवाइड नहीं करते, सो द आंसर इज नो. ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू टेल द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द टिश्यूज हैविंग सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ? तो ये बोल रहा है जो हमेशा प्लांट्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं, सो इट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और ये कहां कहां पे प्रेजेंट होता है?
ये टिप्स में यानी कि एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो यहां पे हमने इसकी लोकेशन बता दी। नेक्स्ट, डू एनिमल्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स? यस, आजकल आपने देखा होगा, आजकल ये एक नया चीज चला है भाई, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, जब बच्चा होता है ना तो बेटा उसके स्टेम सेल्स रख लेते हैं और उसकी प्रिजर्वेशन कराते हैं। इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, हर माँ बाप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेल्स फिर किसी भी ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं द स्टेम सेल्स। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट सेल, एंड यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर हमें बेस्ट माइटोसिस देखनी हो तो ये अनियन की रूट टिप्स के सेल्स होंगे। क्वेश्चन आता है बेस्ट माइटोसिस किसमें देखने को मिलती है? अनियन के रूट टिप के सेल्स में। आप लोग के स्कूल्स में जो परमानेंट स्लाइड्स दिखाते हैं तो उसमें भी देखिएगा अनियन रूट टिप सेल्स में दिखाते हैं। तो यहां से नाउ अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कोई अनियन रूट सेल है और उसके हर सेल में 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, सो क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? 16। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम will have at G1 after S and after M? ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है at G1। सो G1 में तो अब तक कुछ डबल नहीं होता, तो 16 के 16 ही रहेंगे। देन आफ्टर S फेज, माना कि S फेज में डीएनए डबल होता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि क्रोमोसोम सेम रहता है, तो 16 ही रहेंगे। नाउ आफ्टर एम फेज, अब देखिए एम फेज के बाद, एम फेज के बाद यानी कि कैरियोकाइनेसिस भी हो गई, साइटोकाइनेसिस भी हो गई, सेल डिवाइड हो गया पूरा, तो फिर से पहला जैसा बनाएगा ना, 16 ही रहेंगे, तो 16। हाँ, अब यहां पे हम बेटा माइटोसिस पढ़ेंगे। अब मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रही हूं, इफ नो साइटोकाइनेसिस, एक समय ऐसे आएगा, याद है मैंने कहा था स्पिंडल फाइबर अलग कर देता है तो सेंट्रोमियर तो टूटेगा। एक समय ऐसा आएगा जब स्पिंडल फाइबर उसको क्रोमैटिड को अलग कर देगा, तो सेंट्रोमियर अलग होते ही क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। उस समय क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, क्योंकि सबके सेंट्रोमियर टूट चुके होंगे, सबके सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो चुके होंगे। उस टाइम क्रोमोसोम डबल होगा, लेकिन वो कैरियोकाइनेसिस में होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। तो मान लीजिए इफ नो साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवाइड नहीं हुआ पूरा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। सो यहां पे बेटा इस समय पे 32 क्रोमोसोम होंगे, उस समय में 16 के डबल हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एट G1, G2 एंड M अगर इनिशियली 2C है? अब देखो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। अगर आफ्टर M फेज इज 2C, आफ्टर M फेज यानी कि सब डिवीजन हो चुकी 2C है, यानी शुरुआत में उसका 2C रहा होगा। तो ये कह रहा है अगर डीएनए हमारा 2C होगा तो एट G1 कितना होगा? 2C ही होगा। आफ्टर S कितना होगा? S के बाद तो डबल हो जाता है, तो 4C होगा। और एट G2 कितना होगा? G2 तो S के बाद आता है, तो इसमें भी 4C होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे आप दोबारा लगाएं। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि एक बार और करेंगे, सो प्लीज इस क्लास के बाद एनसीईआरटी खोल करके या वीडियो को पॉज करके अपनी एनसीईआरटी देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और दोबारा से सुनिए। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइटोसिस। तो अब तक हम इंटरफेस पढ़ रहे थे, बड़ा ही जल्दी हमारा इंटरफेस खत्म हो गया,
लेकिन अब सेल को डिवाइड करना है। अब हमें सेल डिवाइड करना है एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब तक लग रहा था, बोरिंग लग रहा होगा अगर किसी को, तो यहाँ से अभी अच्छा लगने वाला है। बच्चे सेल अब एक्चुअली हम डिवाइड करते हुए दिखेंगे। आई विल शो यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनिमेशंस। मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, इमेजिन नहीं हो रहा होगा तो मैं इमेजिन कराऊंगी कि कैसे सारी चीजें अलग हो रही हैं। देखिए चलिए। सो हमने माइटोसिस के बारे में बहुत सारी चीजें देखी कि एक सेल से हमें 2 सेल मिलते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है। डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स ही मिलेंगे, हेप्लॉइड है तो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स ही मिलेंगे। ठीक है। नाउ माइटोसिस बेटा 2 फेजेस में होती है, ये अब देखना है। एक जिसे हमने कहा साइटोकाइनेसिस। सो उस समय मैंने वहां पे इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हम आगे उसको लिखने वाले थे अच्छे से। एंड देन बेटा कैरियोकाइनेसिस। तो पहले तो कैरियोकाइनेसिस होती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में बच्चे द न्यूक्लियस डिवाइड, तो ये सेल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये 2 न्यूक्लियस हो चुके हैं और दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस, अपना अपना डीएनए, अपना अपना ऑर्गेनेल। लेकिन साइटोकाइनेसिस इज द साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो यहां पे फाइनली 2 सेल अपने अपने चीजों के साथ होंगे। ये डिफरेंट होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, हम देखेंगे कैसे होगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बच्चे। ये जो आपका माइटोसिस है, ये प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नाउ लेट मी राइट। अगर मैं देखूं कि एनिमल के अंदर ये बेटा फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने, और माइटोसिस को उसका नाम भी फ्लेमिंग ने दिया। प्लांट्स के केस में ये स्ट्रासबर्गर ने किया था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस। सो नाउ जैसा मैंने कहा, माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होगा। सो कैरियोकाइनेसिस बेटा दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होता है। इट इज डिफरेंट इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। देखिए होता क्या है, एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं? नहीं। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स बेटा स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। एनिमल्स में बनेंगे क्या? यहां बनेंगे? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनाएंगे? बनते हैं। एंड दीज आर बाय माइक्रोट्यूब्यूल जेनरेटर्स। तो स्पिंडल फाइबर चाहिए क्योंकि हमें अलग अलग करना है क्रोमैटिड को। तो अलग तो दोनों में ही होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में माइटोसिस ही कहते हैं। थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल बनेगा, लेकिन यहां पे सेंट्रियोल बनाएगा, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल आपके जेनरेटर्स बनाएंगे। सो होता क्या है बेटा, लेट्स सपोज मैं लिख देती हूं, इट इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल। तो ऐसा कुछ सेंट्रियोल बनता है, मान लीजिए ऐसा है, और इनमें से ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। तो ये इसको इस तरीके की स्टार लाइक अपीयरेंस देता है, सितारा जैसा। इसीलिए एस्ट्रल होती है कैरियोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स। ये बेटा इनमें से ये सेंट्रियोल में से ये स्पिंडल निकल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है?
सेंट्रियोल में से स्पिंडल निकल रही हैं, तो ये स्टार जैसी अपीयरेंस देता है, तो इसको एस्ट्रल बोलते हैं। ऐसे दो होते हैं बेटा, सेल में दो होंगे ऑपोजिट साइड्स में, अभी हम देखेंगे कैसे, इसीलिए इसको एम्फीएस्ट्रल कहते हैं, एम्फीएस्ट्रल कहते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है, तो एनिमल्स में इट इज एस्ट्रल, क्योंकि दो ऐसे एस्ट्रल स्ट्रक्चर है, तो एम्फीएस्ट्रल। लेकिन प्लांट में ऐसा सेंट्रोल नहीं है, कोई इस तरीके का आपका ये नहीं बन रहा स्टार लाइक स्ट्रक्चर। सो ये बेटा एनएस्ट्रल होता है, एनएस्ट्रल या नॉन एस्ट्रल। ठीक है, बस इतना ही जानना है। एंड नाउ दीज आर दी स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, एंड एनसीईआरटी में क्लियरली बहुत अच्छे से सारा देख रखा है। सो नाउ जो मैं आपको पढ़ाऊंगी साथ साथ आप सभी को एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। चलिए, सो देखिए हाउ दिस टेक्स प्लेस। सो हमने क्या देखा था, इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं भाई। इंटरफेस पे मेरे पास दो सेंट्रोसोम भी आ गए हैं, मेरे पास क्रोमैटिन डबल भी हो चुका है 4C, मेरे पास ऑर्गेनेलीज भी डबल हो गए हैं। लेकिन अब बारी है इनको दो सेल में बांटने की। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन में बेटा, अब मैंने कहा ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसे क्रोमोसोम बनना होता है। सो देखिए कैसे यहाँ पे क्रोमोसोम बने अब पहली बार। सो नाउ अब तक वी वर ड्राइंग क्रोमोसोम इन द इंटरफेस, बट वो समझाने के लिए था कि डबल कैसा लगेगा। लेकिन क्रोमोसोम एक्चुअली यहाँ पे बनते हैं। एस फेज में हिस्टोन भी तो बना ना, हिस्टोन भी डबल हुआ, उस हिस्टोन से ही तो क्रोमोसोम बनेगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम बनते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेज, द प्रोफेज। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, इनमें से ये स्टार जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनमें से ये स्पिंडल निकलेंगे। क्या न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियोल होता है? टेल मी, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर समान। न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियोल होता है? नो, उसके बाहर होता है। और सेंट्रियोल क्या करेगा? जो स्पिंडल बनाएगा वो स्पिंडल क्रोमोसोम से जुड़ेंगे, उसको अलग करेंगे, तो उसको अंदर आना पड़ेगा। दोबारा से सुनो, सेंट्रियोल तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। स्पिंडल जो सेंट्रियोल बनाएगा उसे अलग करना है क्रोमोसोम को। तो बीच में रुकावट कौन है? आपके और मेरे में बीच में कौन आएगा? नेट नहीं चला तो, या आपका मन नहीं किया पढ़ने का तो। यहां पे कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होना होता है तब स्पिंडल उससे जुड़ेगा। सो यहां पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, कहीं पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा। ठीक है। सो प्रोफेज में बेटा क्रोमोसोम बने, छोटी छोटी जनरल चीजें बता रही हूं, इसमें क्रोमोसोम बने। मेटाफेज में यहां पे एक लाइन में आ गए सारे क्रोमोसोम। एनाफेज में बेटा ये क्रोमैटिड अलग हो गए। एनाफेज में ही क्रोमैटिड सेपरेट। तो मैं बार बार कह रही थी ना कि इसको अलग खींच देगा स्पिंडल, ये खींच दिया। यहां पे कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3 4। यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां कितने थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8। ना यहां पे सब में डीएनए तो डबल है, डीएनए यहां पे भी 4C हो गया, 4C 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 4C। यहां पे क्रोमोसोम अगर 4 हैं तो 4 ही हैं, यहां पे भी 4 ही हैं, यहां पे भी 4 ही हैं, यहां पे 8 हो गए, यहां पे भी इधर 8 दिख रहे हैं, 4 ये 4 ये। अब ये एक एक कैसे होगा, इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा नहीं, ओनली दोज पॉइंट विच यू हैव टू राइट इन एग्जाम, एंड एक एक की एनिमेशन में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट
with this thing, सबसे पहले the prophase. So first we'll write, then we'll understand in an animation. ठीक है? Promise मेरे साथ सुनेंगे भाई. पहले हम पॉइंट को लिखेंगे, समझेंगे, फिर उसको एनिमेशन में देखेंगे. सो प्रोफेस बच्चे इंटरफेस के बाद हुआ है. तो अभी तक मेरे पास कैसा सेल है रे भाई? मेरे पास ये है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द क्रोमैटिन जो कि 2C से 4C हो चुका है. दिस इज द इंटरफेस सेल. सेंट्रियोल डबल है, सेल ऑर्गेनेलीज डबल है, सब डबल है. अब दिस क्रोमैटिन विल नाउ कंडेंसेस टू फॉर्म द क्रोमोसोम. सबसे पहला यहां पे क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. ये दो सेंट्रियोल धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऑपोजिट पोल में जाएंगे. सो दीज सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. तो हमें ये सेल कैसा हो जाएगा प्रोफेज में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक सेंट्रियोल इधर और ये धीरे धीरे मूव करेगा. हम दो क्रोमोसोम के साथ खेलते हैं. ये दो ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम दिख रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब ये स्पिंडल भी बनाने की शुरुआत करेगा. तो स्पिंडल को स्टार्ट होना है. स्पिंडल जब स्टार्ट होंगे उसको तो क्रोमोसोम के साथ जुड़ना है, और क्रोमोसोम के साथ तब जुड़ेगा जब इस रुकावट को दूर करेंगे. तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी. सो यहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लेट प्रोफेज में होता है, यानी शुरुआती में नहीं होता, बाद में होता है. देखिए दिस इज एनसीईआरटी का डायग्राम. ये क्रोमोसोम बन रहे हैं. अब ये धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रहा है. सो लेट प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट. न्यूक्लियोलस का कोई लेना देना नहीं है. न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनेली डिसअपीयर, ये डिसअपीयर हो जाएंगे. ठीक है. स्पिंडल फाइबर को आगे उनके साथ जुड़ना है. सो ये बच्चे आपका प्रोफेज में होगा. लेट्स सी एन एनिमेशन. देखिए सेंट्रियोल धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और ये क्रोमैटिन ने क्रोमोसोम बनाया. दोबारा देखिए, सेंट्रियोल धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और ये क्रोमैटिन ने बनाया. यहां पे फोकस कीजिए जहां मार्क करूंगी. ये मूविंग ऑपोजिट. इफ यू सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैज बीन डिसअपीयर्ड, और ये क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है. दिस इज प्रोफेज. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. नाउ अब मेटाफेज. मेटाफेज में पूरी तरीके से क्रोमोसोम कंडेंस हो गए और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं. प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सुंदर तरीके से दिख गए. और यहां से क्वेश्चन आता है, दिस इज द बेस्ट स्टेज. बेस्ट स्टेज टू सी क्रोमोसोम. सबसे खूबसूरत क्रोमोसोम इसी स्टेज में दिखेंगे. देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे गोलू मोलू छोटे से. ठीक है.
चलिए, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, बिल्कुल दिख रहा है क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नहीं दिख रहा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियोलस। सेंट्रियोल पूरी तरीके से ऑपोजिट आ गए, देखिए ये शुरुआत का मेटाफेस है, बाद में ये पूरी तरीके से ऑपोजिट आ गए। सो सेंट्रियोल पूरी तरीके से ऑपोजिट आ गए। स्पिंडल फाइबर निकल तो रहे थे, अब वो अटैच हो गए हैं प्रॉपरली क्रोमोसोम से। स्पिंडल अटैच्ड टू, नाउ हाउ, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे ये कैसे अटैच होंगे, ये भी भाई हल्की फुल्की बात नहीं है। देखिए भाई, ये लेट्स सपोज मैंने बनाया एक क्रोमोसोम, ये बेटा हो गया इसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्क, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। इससे जुड़ता है स्पिंडल फाइबर, इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, ठीक है। सो ये चीज यहां पे हुई एंड फाइनली ये स्पिंडल इसको खींच के ले आए एट इक्वेटोरियल प्लेट, ऑल क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो हमने 2 क्रोमोसोम बनाए थे, तो हमारा सेल कैसा दिखेगा भाई हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अब नहीं है कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेंट्रोमियर, ये इसमें से निकल रहे हैं भाई स्पिंडल, और हमारे ये 2 क्रोमोसोम ये जुड़े हुए हैं। हमने 2 ही बनाए थे ना, 2 क्रोमोसोम ऐसे जुड़े हुए हैं। लुक एट द एनिमेशन, देखिए 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 कैसे धीरे 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 आकर के उससे अटैच हो रहा है, कैसे धीरे धीरे। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इसलिए तो बना था G2 में, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इसलिए बना था ताकि स्पिंडल बने, और ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते आ रहे हैं, खिसकते खिसकते आ रहे हैं, फिर ये इसके पास जुड़ गए और ये इसके पास जुड़ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द एनाफेज। अब जो सेंट्रोमियर में जुड़ गए स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे और खींचेंगे, दे विल स्ट्रेच दोज, ठीक है। सो नाउ स्पिंडल will become shorten and it will pull the sister chromatid in the opposite pole. सिस्टर क्रोमैटिड को ये ऑपोजिट पोल में खींच देंगे भाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रोमियर टूट जाएगा। सेंट्रोमियर टूटा ना, तभी तो वो खिंच गए। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रोमियर ब्रेक्स। नाउ सी हाउ, कैसे होएगा ये हिसाब किताब। ये सेल हमने बनाया था, ये आपके यहाँ पे सेंट्रियोल, ये स्पिंडल ने खींच दिया, ये जो थे इसको ऐसे अलग कर देगा, ठीक है। और ये कैसे आ गए, ये ऐसे आ गए, ऐसे थे ना बेटा 2 क्रोमोसोम, यूं इसको अलग कर दिया, अलग हो गए। The centromere breaks, the sister chromatid separates and hence यहां पे फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम डबल हो गए, क्रोमोसोम डबल हो गए, ठीक है। चलिए ना इधर देखिए, देखो कैसे खींच रहा है, कहां ये 1 2 3 4 थे, कहां 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए, सेंट्रोमियर टूट गया, अलग हो गए, पोल्स में चले गए। अब ये ऐसे 2 न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे और 2 सेल अलग हो जाएंगे। नाउ आई टोल्ड यू कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, इसलिए एक और क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए बेटा, एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर शेप ऑफ क्रोमोसोम।
वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लिखा था मेटाफेज में, यहां पे क्रोमोसोम की शेप बेस्ट है। कैसे? यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि 4 तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा जिसका सेंट्रोमियर बीच में हो, इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। जिसका थोड़ा सा इस तरीके से हो, बीच में से थोड़ा ऊपर, इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। जो कि काफी ऊपर हो, इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और जो कि बिल्कुल ऊपर हो, इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। जब स्पिंडल इसको अलग करेगा, जब क्रोमैटिड को अलग करेगा, सोचिए जब ये ऐसे पुश होएगा, इधर ये सारे पुश होंगे तो ये कैसी शेप बनेगी? ये ऐसी शेप बनेगी, है ना? इसी के नीचे बनाते हैं। ये वाले की ऐसी शेप बनेगी, ये बराबरी के ऐसे अलग अलग होंगे, ये वी शेप होगी। ये एक छोटा एक बड़ा है, ये कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन जो छोटा वाला है वो ज्यादा भी छोटा नहीं है, ये एल शेप हो गई। ये तो बहुत छोटा है, ये जे शेप हो गई। और ये तो बस एक ही है, ये आई शेप हो गई। सो ये जो शेप है ना, वी एल जे आई, ये बेस्ट आपको एनाफेज में दिखेगी। ठीक है, चलिए। एंड नाउ द लास्ट इज टेलोफेज। न्यूक्लियस चलो हो गया, डीएनए सेपरेट, क्रोमोसोम अलग करने थे, कर लिए। अब बारी है सारे ऑर्गेनेलीज को अपनी अपनी तरफ भेजना। और लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज टेलोफेज। टेलोफेज में फाइनली the centriole, the organelles, ऐसे लिखते हैं centrioles, ये ऑपोजिट ही रहेगा। स्पिंडल जो तब से बहुत चहक रहे थे भाई कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, अब इसका कोई रोल नहीं है, स्पिंडल डिसअपियर हो जाएगा। सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनेलीज रीअपियर, वापस आ जाएगा। एंड फाइनली जो क्रोमोसोम है वो फिर से क्रोमैटिन हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा सेल बनेगा। 2 प्रॉपर आ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आ गया, ये इसका क्रोमैटिन, ये इसका क्रोमैटिन, इनके अपने अपने ऑर्गेनेल्स। और धीरे धीरे यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक और चीज होगी, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स। लुक एट द टेलोफेज, ये दोनों बिल्कुल अलग है। एंड फाइनली ये अपनी अलग जगह बना लेगा, ये अपनी अलग जगह बना लेगा। ठीक है, चलिए सारा देखिए। सबसे पहले प्रोफेज ने बनाई क्रोमोसोम। अब देखिए क्या होगा, सेंट्रियोल धीरे धीरे आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, गायब हो गया। मेटाफेज में स्पिंडल जुड़ गए और एक ही लाइन पे क्रोमोसोम्स आ गए। अब क्या आएगा, एनाफेज इनको अलग करके ऑपोजिट पोल में ले गया। एंड फाइनली द टेलोफेज विल कम, और ये अपने अपने न्यूक्लियस बन जाएंगे। स्पिंडल गए, कोई काम नहीं, सब वापस हो गया। एंड फाइनली द साइटोकाइनेसिस विल स्टार्ट एंड द सेल विल डिवाइड। ठीक है, सो नाउ दिस इज द साइटोकाइनेसिस, द सेल विल डिवाइड। सो साइटोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ी सी अलग थी, सो साइटोकाइनेसिस भी प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग थी। कैसे अलग होगी? बहुत सिंपल है, 2 स्टेप है। देखिए, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर क्या होगा, जो मान लीजिए कि ऐसा सेल है, ये 2 अपने अपने न्यूक्लियस बन गए, तो ये बेटा बीच में एक सेल प्लेट बनेगी। तो यहां पे व्हाट हैपन, एक सेल प्लेट बनेगी।
एंड ये सेल प्लेट बाहर की तरफ मूव करेगी, बाहर की तरफ। सो ये क्या होगा, सेंटर टू पेरिफेरी मूव करेगी। इस टाइप की किसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब एनिमल में देखते हैं क्या होगा। ये एनिमल की कहानी है, ये दो इसके न्यूक्लियस, इसका अपना अपना सामान। ये ऐसे बनेगा, ऐसे यहां पे एक फरो बनेगा, गड्ढा बनेगा, एक ग्रूव बनेगा। सो यहां पे एक ग्रूव, इसको फरो भी कहते हैं, और ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा इस डायरेक्शन में। सो ये पेरिफेरी टू सेंटर। सो इट विल बी सेंट्रीपिटल। बस खत्म हो गई पूरी सेल डिवीजन। तो आज हमने देखा जाए तो पूरा चैप्टर कर लिया। मियोसिस तो एक अलग तरीके की सेल डिवीजन, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि सेल डिवीजन होती कैसे है, कैसे तैयारी हुई, कैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैसे सेल डिवाइड हुआ। सो नाउ अब बच्चे हम बाकी का वी विल ऑल डू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट दिस चैप्टर। So promise me you guys, every one of you will come in the next class and now आपको उस क्लास में आकर के अच्छे से समझना है। प्रीवियस क्लास यानी कि आज की क्लास के नोट्स रेडी होने चाहिए। So नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, we will do check points, हम इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे and we'll start with meiosis. Now अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे so please do tell me, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, और कोई भी डाउट होएगा तो भी बताइएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर दिस। सो नाउ अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो नाउ बाय बाय एंड थैंक यू।